It's a true story that will disappoint, sadden and shock even the strongest supporters of Indian cricket. The Uttarakhand men's cricket team, which yesterday were defeated by a record margin of 725 runs by domestic titans Mumbai in the उत्तराखंड क्रिकेट के जो सूरमा हैं, एसोसिएशन के जो महासचिव हैं, उनके ऊपर 120 बी यानी आरोप लगा है, जिसको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। खिलाड़ियों को समय पर नहीं मिला भुगतान, हौसला बढ़ाता रह गया। उनका जो वसंत विहार पुलिस थाना है, वहां पे इनके खिलाफ एफआईआर एसोसिएशन पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। कभी देखा तो कुछ था नहीं इतना बड़ा, अब एकदम ये मिल गया तो बहुत बड़ा था उनके लिए, बहुत बड़ा था। जहाँ करोड़ों का हिसाब किताब तो पागल बौरा गए सब। ये सारे नेक्सस है इनका पूरा का पूरा, ये पूरा सिंडिकेट है, ये सारा महिम एंड कंपनी गैंग है ये पूरा का पूरा। सेक्रेटरी के पिताजी मेंबर हैं, सेक्रेटरी मेंबर हैं, भाई मेंबर हैं, भतीजा मेंबर है, चाचा मेंबर हैं। सर फेयर तो अगर होते तो सर शायद से मैं भी आज खेल चुका होता। मैं नहीं मानता फेयर सिलेक्शन होते हैं सर। माफिया जिनको मैं कह रहा हूँ, उनके सिंगल में पैसा, वो पैसा कमीशन के रूप में बैठे बैठे जो मैं समझता हूँ 30-40 लाख महीने का उनका बन रहा। उसने खुद बोला कि मैं सेटल करूँगा सारी चीज़ें, आप पैसे दो। उसने ऐसा बोला था कि लोगों में आगे बढ़ता है पैसा। पता चला कि अमाउंट ही 4.5 करोड़ से ऊपर की है। तो मेरी ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ट्रेजर मैं हूँ, मेरे बिना नॉलेज के, मेरे बिना जानकारी के 4.5 करोड़ रुपये का डिस्बर्स कर दिया इन्होंने। ट्रायल पे ट्रायल देता रहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। लास्ट में क्या है सर, लास्ट में सर उम्मीद टूटती है। जीरो पहाड़ के लिए जीरो। क्रिकेट कहीं नहीं चल रहा है। क्रिकेट चल रहा है मेरठ के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, दिल्ली के लिए, प्लेन्स के शहरों के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जहाँ जहाँ से बच्चे खेलने आ रहे हैं। सिंगल फाइटिंग सिखाएं, कुश्ती सिखाएं, रेसिंग सिखाएं। ये उत्तराखंड का भविष्य है, क्रिकेट का भविष्य उत्तराखंड के पास है ही नहीं। क्रिकेट एक खेल जिसकी दीवानगी इसे खेल से बढ़कर कुछ और बना देती है। यहां तक कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट भी एक धर्म है और खिलाड़ी इसके भगवान। गली कूचों से लेकर पहाड़ी खेतों तक, घर के आंगनों से लेकर बड़े मैदानों तक और गांव कस्बों से लेकर महानगरों तक, भारत में क्रिकेट ओमनी प्रेजेंट है और इसका जादू ओमनीपोटेंट। इस जादू का ही असर है कि देश के करोड़ों बच्चों की आंखों में एक दिन भारतीय टीम में शामिल हो जाने का सपना पलता है और इस सपने के इर्द गिर्द पनपता है बाजार। क्रिकेट का वो बाजार जो देश के स्पोर्ट्स मार्केट के 85% हिस्से पर एकाधिकार रखता है। यानी देश में स्पोर्ट्स का जो पूरा बाजार है उसमें 85% सिर्फ इसी खेल का है। यह व्यापार है सालाना 42,000 करोड़ रुपए का। इतना पैसा जब आता है तो क्रिकेट के खेल को करप्शन का खेल बनते देर नहीं लगती। आज की कहानी करप्शन के इसी खेल की कहानी है जो बीते कुछ सालों से क्रिकेट के नाम पर उत्तराखंड में खेला जा रहा है। इस कहानी को शुरू से समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2000। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तो जनता ने सपने बुनना शुरू किया। भले बलियार का सुपना, रोजगार का सुपना, आज विकास का सुपना, रंगीला सुपना, पिंगला सुपना। सपने देखने वालों में वो बच्चे और युवा भी शामिल थे जिन्हें उम्मीद थी कि अब प्रदेश की भी अपनी क्रिकेट टीम होगी और वे इस टीम से खेल सकेंगे। लेकिन साल दर साल बीतते गए और बच्चों का ये सपना सपना ही रहा। उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता नहीं मिली। नतीजा, प्रदेश के न जाने कितने बच्चे उत्तराखंड से पलायन कर दूसरे राज्यों से खेलने को मजबूर होने लगे। स्नेहा राणा, जिन्होंने भारतीय महिला टीम में जगह बनाई, वो उत्तराखंड छोड़ पहले हरियाणा और फिर बाद में पंजाब से खेलने को मजबूर हुई।
पवन सुयाल दिल्ली की टीम से खेलने लगे, अभिमन्यु बंगाल से और प्रियांशु खंडूड़ी, आर्यन जुयाल, रविंद्र रावत जैसे कितने ही खिलाड़ियों को प्रदेश से पलायन करना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड को बीसीसीआई आखिर मान्यता दे क्यों नहीं रही थी? जवाब है क्रिकेट एसोसिएशंस की आपसी गुटबाजी, जिसकी कीमत चुकाई यहाँ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने। दरअसल उत्तराखंड में तब 4 क्रिकेट एसोसिएशंस हुआ करती थी: उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन। ये चारों ही क्रिकेट एसोसिएशंस बीसीसीआई की मान्यता झटकने के लिए आपसी खींचतान कर रही थी। ऐसी खींचतान जो 19 सालों तक चलती रही। इसका समाधान करने के लिए आखिरकार बीसीसीआई ने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन किया। इसे तय करना था कि प्रदेश की 4 एसोसिएशंस में से एफिलिएशन किसे दिया जाए। तब प्रदेश की 2 बड़ी एसोसिएशंस ने आपस में हाथ मिलाने का फैसला किया। इनमें से एक थी यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका चेहरा थे खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और दूसरी थी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जिसके पहचान थे पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट। इन दोनों एसोसिएशंस में भी वर्चस्व था CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का। वो इसलिए कि इसी से जुड़े हुए लोग बीते कई दशकों से गोल्ड कप का आयोजन करवा रहे थे। गोल्ड कप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाला एकमात्र ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक थी और जिसमें भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी कभी न कभी खेल चुके थे। 1980 के दशक से ही गोल्ड कप का आयोजन देहरादून में होता आ रहा था। इसे आयोजित करवाने वालों में सबसे प्रमुख नाम थे हीरा सिंह बिष्ट और PC वर्मा। यही कारण था कि उनकी क्रिकेट एसोसिएशन CAU बीसीसीआई की मान्यता लेने में सफल रही। उस दौरान CAU के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट थे और PC वर्मा इसके सचिव। लेकिन मान्यता मिलने के साथ ही एसोसिएशन पर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश लागू हो गया जो कहता है कि 70 साल की उम्र से ज्यादा कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन में पदाधिकारी नहीं हो सकता। लिहाजा हीरा सिंह बिष्ट और PC वर्मा दोनों को ही अपना पद छोड़ना पड़ा। अब नए सिरे से पदाधिकारी चुने जाने थे, लेकिन CAU को बीसीसीआई की मान्यता लगभग वैसे ही मिली थी जैसे देश में गठबंधन की सरकारें बना करती हैं। लिहाजा एसोसिएशन में पदों का बंटवारा भी गठबंधन सरकारों में होने वाले मंत्री पदों के बंटवारे की तरह ही हुआ। 41 सदस्यों वाली एसोसिएशन में 35 सदस्य हीरा सिंह बिष्ट और PC वर्मा की CAU के थे और 6 सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत की UCA के। ऐसे में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जैसे मुख्य पद मिले CAU को, जबकि वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे पद गए UCA के खाते में। लेकिन नेपोटिज्म का तड़का दोनों ही गुटों में बराबर आया। एक तरफ PC वर्मा के बेटे महिम वर्मा नए सेक्रेटरी बनाए गए तो दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के भतीजे संजय रावत नए वाइस प्रेसिडेंट। इस तरह जोड़ तोड़ के बाद बनी बीसीसीआई की मान्यता वाली एक नई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। माना जा रहा था कि 19 साल के इंतजार के बाद कम से कम अब प्रदेश में क्रिकेट का खेल शुरू होगा। खेल शुरू हुआ भी, लेकिन क्रिकेट का नहीं, पैसों की बंदरबांट का। कभी देखा तो कुछ था नहीं इतना बड़ा, अब एकदम ये मिल गया तो बहुत बड़ा था उनके लिए, बहुत बड़ा था। जहाँ करोड़ों का हिसाब किताब तो पागल बौरा गए सब। बीसीसीआई की मान्यता मिलते ही CAU में पैसों की ऐसी बंदरबांट शुरू हुई कि किसी को 1.25 लाख की सैलरी दी गई, किसी को 2.25 लाख की और किसी को 6 लाख प्रति महीने की। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि सिर्फ खाने के बिल ही 2.25 करोड़ के बने। देहरादून के होटल्स, वेंडर्स और क्रिकेट ग्राउंड्स को लाखों करोड़ों का भुगतान हुआ, जिसमें कई तो सीधे सीधे CAU के सदस्यों के ही होटल या क्रिकेट ग्राउंड थे। साल 2019 तक जो प्रोफेशनल फीस करीब 4.5 लाख हुआ करती थी, वो 2020 में बढ़कर 2.25 करोड़ से भी ज्यादा हो गई और 2021 में 6 करोड़ से भी ज्यादा, जबकि ये वो साल था जब सारा देश कोविड लॉकडाउन के चलते बंद था। सेलेक्टर कौन आ रहे? हमारे यहाँ उत्तराखंड में आकर 40 लाख जो सुना मैंने, और जगह जा रहे 10 लाख में महीने में, यहाँ 40 लाख। मैनेजर आ रहा 30 लाख, और जगह जा रहे हो 8 लाख में। और वो जो करोड़ रुपए आ रहा मेरा समझ पर, वो तो सब माफिया जिनको मैं कह रहा हूँ उनके सिंगन में पैसा, वो पैसा कमीशन के रूप में बैठे बैठे जो मैं समझता हूँ 30-40 लाख महीने का उनका बन रहा। पैसों की इस बंदरबांट पर बिल्कुल शुरू से ही सवाल भी उठने लगे थे और सवाल उठाने वालों में थे खुद CAU के कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी। अक्टूबर 2019 में
जब मेरे पास पहली बार बिल आने शुरू हुए तो मैंने देखा कि बिलों में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिनको मैंने बोला स्टाफ को कि इसको रेक्टिफाई करो, इनको रिमूव करो, इनसे बोलो जो जिनके अधूरे कागज़ है पूरे कागज़ करने को बोला है। तो पहली बार मैंने अक्टूबर मंथ में 2019 में इनको चेक किया। उसके बाद जब मेरे को रेक्टिफाई नहीं हो पाए, अगली बार भी नवंबर के महीने में वैसे ही आया, तो नवंबर दिसंबर में भी बिल मेरे पास वैसे ही आ रहे थे। तो मैंने इनको बोला भाई इनको बिलों को प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट प्रॉपर इनवाइस में प्रॉपर तरीके से बिल होने चाहिए, इनके कागज़ एनेक्सर प्रॉपर लगा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास बिल नहीं आ पाए। तो मैंने उन बिलों में रिमार्क लिखना शुरू कर दिया जो जो कमियां थी। तो उस समय सीईओ थे मिस्टर अमृत माथुर ने और मिस्टर ज्योत सिंह गुंसोला जो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी ने दोनों मिलकर ये साजिश के तहत उन्होंने बिल डायरेक्ट जो है बीसीसीआई भेज दी। मुझे पता चला कि कुछ पेमेंट इन्होंने बीसीसीआई से डायरेक्ट वेंडरों के खाते में डलाने का रिक्वेस्ट कर दी है बीसीसीआई से। तो पता चला कि अमाउंट ही 4.5 करोड़ से ऊपर की है। तो मेरी ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ट्रेजर मैं हूँ, मेरे बिना नॉलेज के, मेरे बिना जानकारी के 4.5 करोड़ रुपये का डिसबर्स कर दिया इन्होंने। तो मैंने 21 फरवरी 2020 में, तब तक तो फरवरी आ गया था, तो 21 फरवरी 2020 में मैंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख दिया कि भाई आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई लायबिलिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो बिना मेरे कंसर्न के जा रहा है। और मैंने उसमें रूल रेगुलेशन का हवाला भी दे दिया कि आप बिना मेरे उसका अनुमति के उसको आगे डिस्पर्स कर रहे हैं। इनको बात चुभ गई मेरे ख्याल से, इनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया है, इन्होंने लिख के क्यों दे दिया। मैं वही सूचना मैंने सब रजिस्ट्रार सोसाइटी को दे दी, वही सूचना मैंने बीसीसीआई को भी भेज दी। बिलों पे मैंने क्वारी करनी शुरू कर दी, तो हर बिल पे मुझे कमियां नज़र आने लगी। फिर तो मैं थोड़ा अलर्ट होकर काम करने लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे नीचे कब कोई गलत बिल साइन करा दे। तो मैंने उसको थोड़ा बारीकी से जांच करना शुरू किया। तो हर बिलों में गड़बड़ी निकली। मैंने बोला ना कि हम नए थे, पूरा बिल की क्या प्रोसेस हमें भी नहीं पता थी। हम बीसा बिल भेजते थे, वहाँ से करेक्शन के लिए आते थे हमारे पास कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। आज तो नहीं आ रहे, उस दौरान आए थे। बीइंग ट्रेजरर आपने क्यों नहीं इनिशिएट किया उस बिल को ठीक करवाया जाए? सिर्फ लिख के बोलते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एजीएम हुई, एसडीएम बुलाई थी मैंने, हमने एसडीएम में पूरा डिस्कशन हुआ है उस चीज़ पे। उसमें मैंने रिग्रेट फील किया था, वो तो नोटेड है मिनट्स में कि मैंने उस चीज़ के लिए जो हमने करा नहीं था। पैसों की इस बंदरबाट के आरोप जिन दो लोगों पर सबसे ज्यादा हैं, वो हैं सीएयू के अध्यक्ष ज्योत सिंह गुंसोला और सचिव महिम वर्मा। इन दोनों के खिलाफ सीएयू के ही वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर हाल ही में एसोसिएशन के ओम्बड्समैन को भी एक कंप्लेंट भेजी है। इस कंप्लेंट में एक आरोप यह भी है कि सीएयू के अध्यक्ष ज्योत सिंह गुंसोला ने ट्रेवल अलाउंस के नाम पर हर महीने करीब 60,000 रुपए लिए। ये ट्रेवल अलाउंस तब भी चलता रहा जब सारा देश कोविड लॉकडाउन के चलते थमा हुआ था। प्रावधान ये था कि मसूरी में रहने वाले ज्योत सिंह गुंसोला जब भी एसोसिएशन के काम से देहरादून आए तो उन्हें ट्रैवल का खर्चा दिया जाए, जो कि महीने में 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कागजों में लिखा यह प्रावधान धरातल पर ऐसे लागू हुआ कि ज्योत सिंह गुंसोला को लगातार हर महीने 60,000 रुपए की पेमेंट हुई। इन आरोपों का जवाब लेने के लिए हमने सीएयू अध्यक्ष से संपर्क करने के कई प्रयास किए, लेकिन कभी उनके फोन स्विच ऑफ आए तो कभी कॉल रिसीव नहीं हुई। जवाबों की तलाश में जब हम सीएयू के दफ्तर पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात हुई सीएयू के प्रवक्ता संजय गुसाई से। ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, इससे इस तरीके का कुछ नहीं। देखिए जो अलाउंसेस हैं जब वो आए होंगे तभी दिया गया होगा, ऐसा कोई कंटिन्यूस अलाउंसेस नहीं है। मेरे पास उनका बैंक स्टेटमेंट है सर, हर महीने 60,000 रुपये अपलोड हुआ है सर। अगर इसका है तो इसका भी हम आपको जवाब दे देंगे। वैसे पैसों की इस बंदरबाट में सीएयू अध्यक्ष का हर महीने 60,000 रुपए लेना तो महज ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। रुपए के बड़े खेल के आरोप तो वहां लगते हैं जहां सामने आता है हितों का टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रूल 38 कहता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में स्पेसिफिक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 38 में है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई किया हुआ है बिल्कुल बारीक। मेरा रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए, मैं तो रहा दूँ, मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरे से रिलेटेड कोई मेरा कजन भी नहीं होना चाहिए जिसको मैं वेस्टेड इंटरेस्ट से, मतलब जिसको मैं लाभ पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ तो डायरेक्ट लोग थे जो हमारे यहाँ मेंबर हैं, वो हमारे यहाँ पदाधिकारी मैनेजर बन के जा रहे हैं। ठीक है, 7, 8, 9 लोग कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, जैसे कुमार थापा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे, अर्जुन नेगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे, नूर आलम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, संजय गुसाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे।
अर्जुन सिंह नेगी हमारे यहाँ टीम मैनेजर बन के गए। अर्जुन सिंह नेगी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में सम्मानित सदस्य हैं। जो हमारे यहाँ सम्मानित सदस्य है, वो सम्मानित सदस्य को हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार का परोक्ष और अपरोक्ष रूप में लाभ लेने का कोई औचित्य नहीं है, ले नहीं सकता। कुमार थापा हमारे यहाँ ऑनरेबल मेंबर हैं, उन्होंने भी परोक्ष अपरोक्ष में वो टीम मैनेजर बन के जा रहे हैं। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। सीएयू में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दर्जनों उदाहरण हैं। नियम कहते हैं कि सीएयू के सदस्य एसोसिएशन से प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं ले सकते, लेकिन सीएयू का ऑफिस तक उसी बिल्डिंग में चल रहा है जो बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रवक्ता संजय गुसाई की है। सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि उनके तनुष क्रिकेट स्टेडियम को भी सीएयू हर साल लाखों का भुगतान करती है। खुद सीएयू के पदाधिकारियों ने ही ओम्बड्समैन को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया है कि इस स्टेडियम को भुगतान के नाम पर अध्यक्ष और सचिव मोटा कमीशन ले रहे हैं। संजय गुसाई पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सीएयू में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ही अपने बेटे को उत्तराखंड क्रिकेट टीम में जगह दिलवाई, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएयू के वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने लगाए हैं। सर, मेरा बेटा 4.5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है और अंडर 14, अंडर 16 वो गुजरात को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो वो बोर्ड में उत्तराखंड की क्रिकेट आने से पहले एनरोल था। जब एक बच्चा अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में एनरोल होकर एज अ कैप्टन खेल सकता है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ कौन सा इन्फ्लुएंस यूज़ किया था तनुष के फादर ने एज अ संजय गुसाई? गुजरात तो उत्तराखंड में नहीं आता। कौन कह रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आते हैं? उनका ग्राउंड किराए पे चल रहा है, वो किराए ग्राउंड से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, उनका बेटा क्रिकेट खेलता है। तीसरा, उनके घर ऑफिस पे उनकी जो बिल्डिंग है उस पे इस समय वर्तमान समय क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड का ऑफिस किराए पे चल रहा है। पेपर तो किसी और का नाम है ना मेरे ख्याल से। हम ऐसा कैसे बोलते हो कि संजय गुसाई का नाम है? पेपर किसका नाम है? बिल्डिंग तो संजय गुसाई, मुझको नहीं पता है। मेरे पास तो जो पेपर्स आए हैं उस पर नाम किसी और का है। सर, ऑफिस प्रीमाइसेस ये सारा मेरा है, मैंने आपको दे दिया, आप जिसको मर्जी दें। नहीं, आप एक बात देखिए ना, और आप ये देखिए इतने बड़े देहरादून में सिर्फ यही ऑफिस जाता है जब आप कहते हैं सीएयू के पास। सर, तो सवाल तो सर आज से 2.5 साल 3 साल पहले एक कमेटी बनी थी, उसमें उन्हीं ऑफिस बेयरर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप ऑफिस का प्रीमाइसेस ढूंढिए, ऑफिस की जगह ढूंढिए, एक बजट बनाइए। क्या वो आज तक आया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस बेयरर बनने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिन ऑफिस बेयरर का ये ऑब्जेक्शन है ना, उन्हीं 2 ऑफिस बेयरर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। वो 2.5 साल में अपनी रिपोर्ट ने सबमिट कर पाए कि ऑफिस कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, अपना होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए। सर, ये काउंटर एलिगेशन लगा के आप नहीं, काउंटर एलिगेशन आप पे जो सवाल है वो अपनी जगह खड़ा है कि आप मेंबर हैं और आप ही का स्टेडियम सीएयू हायर करता है और आप ही के बिल्डिंग में सीएयू का ऑफिस चलता है, तो सीधे सीधे आप बेनिफिट होते हैं उससे। तो ये सवाल तो अपनी जगह बनता है। सर, मैंने आपको बताया ना उसका जवाब। क्रिकेट एसोसिएशन एफिलिएशन आने से पहले ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना सर। ये क्रिकेट आने के बाद नहीं बनी, और सीएयू की एक्टिविटीज़ जब एफिलिएशन नहीं थी तब भी होती थी। पर ये ऑफिस तो अभी शिफ्ट हुआ है सर यहाँ, पहले से तो नहीं था। मैं बता तो रहा हूँ सर, अगर ऑफिस प्रीमाइसेस मैंने किसी को दिया है वो किसी को भी दे सकता है। अब अगर किसी को ऑफिस नहीं मिला है, अगर उन्होंने यहाँ पे लिया है, आप ये देखिए ना बेनिफिट क्या है कि अगर ऑफिस का रेंट कहीं पे 10 रुपये है और आपको 5 रुपये में मिल रहा है, तो किसको बेनिफिट है? एसोसिएशन को बेनिफिट है कि दूसरे को बेनिफिट है? आप ये देखिए। ये जो गोसाई खास बना हुआ उनका यो करता मैं चुनाव मतलब निकलो तो पहला टाइम यार हमारा मैसेज खराब जाएगा, बनने दो जो बन रहा है, कोई बात नहीं जी, मैं तो लड़ूंगा साहब चुनाव भी लड़े। आज वो खास सलाहकार हो गए क्योंकि इंटरेस्ट है स्टेडियम का, इसका बिल्डिंग दे दी ऑफिस की, जबकि कोई लाभ का काम नहीं कर सकता, किराए पे दे दिया आपने। कोई सुनने वाला है? आपका स्टेडियम है, आप मेंबर हैं, आप लाभ नहीं ले सकते उसका, लेकिन चल रहा है। सर, ये जो तनुष क्रिकेट एकेडमी है ये इस्टेब्लिश मैंने की, मैंने बनाई, लेकिन ये मैं चलाता नहीं हूँ, ये ऑलरेडी लीज आउट है। आपने संदीप रावत जी को लीज आउट की है, संदीप रावत भी मेंबर हैं। सर, संदीप रावत जी का स्कूल है, संदीप रावत जी का स्कूल के साथ लीज है, वो उस सोसाइटी के चेयरपर्सन है। और ये गलतफहमी है आपको, संदीप रावत जी के नाम से ना तो चलता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ये किसी और के नाम से है।
ये बिल्कुल अलग है। बट यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट, आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो आपने जो लीज आउट किया है, जो लीज आउट, जिसको मैंने लीज आउट किया, मेरी चीज़ें मैंने आपको लीज आउट कर दी, आप चला रहे हो, आप मुझे एक नॉमिनल रेंट दोगे, ठीक है ना? सर ये मतलब कान घुमा के पकड़ा जा रहा है। नहीं सर, काम घुमा के एक बात सुनिए ना, कल चीज़ नहीं थी। तनुष क्रिकेट एकेडमी 2018 के बाद नहीं बनी, तनुष क्रिकेट एकेडमी 2004 की बनी हुई है, हमने दूसरे को दे दिया है। अब दूसरा कहाँ मर्जी चलाए, वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया था? यार कॉन्फ्लिक्ट, अपनी दुकान, अपना ही घर, अपना सब कुछ सही, कोतवाल भी हम, डायरेक्टर भी हम, प्रोड्यूसर भी हम, फिल्म मेकर भी हम, सब कुछ हम। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक आरोप सीएयू के सदस्य अर्जुन सिंह नेगी पर भी है। उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नाम से ही एक निजी कंपनी तक बना ली है। 2018-19 में हमारे यहाँ एफिलिएशन मिली, उनको पता है कि मैं सीएयू का मेंबर हूँ। जब आपको पता है कि मैं सीएयू संस्था में एक सदस्य हूँ, तो आपने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड कंपनी में अपने को डायरेक्टर क्यों बनाया, उसी टाइटल को क्यों यूज़ कर दिया? तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और दोनों का पता एक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का डायरेक्टर को पता भी एक है और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का पता भी एक ही है। ऑफिस एक ही जगह पे है दोनों का। तो आप कहाँ बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट टिहरी क्रिकेट एसोसिएशन में आप मेंबर हैं, आप ये सब हिडन करके आ रहे हैं ना। मुझको नहीं पता, ये मुझको बाद में पता चला था। तो आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? एक्शन क्या लेंगे? कंपनी डिसॉल्व, वो पूछताछ कर लिया, क्यों कराई थी? पूछा आपने? हाँ, मैंने पूछा था क्यों कराई थी। जो आपने कुछ दिया नहीं मुझे अभी तक। तो आपको नहीं लगता कि उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उनको बोर्ड से बाहर करना चाहिए? वो अध्यक्ष का काम है डिसिप्लिनरी लेना, उनकी भी नॉलेज में बातें हैं। बिल्कुल लेंगे यार, क्यों लेंगे? काफी टाइम हो गया मैं इससे पूछ रहा हूं। नहीं मैंने भी पूछा था, फिर मैं खुद बिजी हो जाता हूँ। हितों के टकराव के आरोप सिर्फ सदस्यों पर ही नहीं बल्कि सीएयू के सचिव महिम वर्मा पर भी हैं। दरअसल उत्तराखंड में दशकों से जो गोल्ड कप हो रहा था, उसका आयोजन एक संस्था करती थी जिसमें हीरा सिंह बिष्ट प्रमुख थे। लेकिन हाल ही में एक नई संस्था को गोल्ड कप के नाम पर 25 लाख रुपए देने का प्रावधान बना दिया गया और जिस संस्था को भुगतान होना है उसके सचिव थे महिम वर्मा के पिता पीसी वर्मा। गोल्ड कप को 35 लाख रुपए दे दिया। मीटिंग में प्रेस वाले ने पूछा कि भाई ये पैसा कैसे दे दिया, कि बाप यहाँ सेक्रेटरी बन गया, बेटा वहाँ सेक्रेटरी, बेटे ने बाप को दे दिया, मज़ा आ रहा तुम्हारा? कोई यहाँ दुनिया भर के सवाल उठे, बहुत सवाल उठे। उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी चिंता का विषय है। मतलब शरण नाम की कोई चीज़ नहीं, नंगेपन की हद है। हीरा सिंह बिष्ट क्या बोल रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। मैं नहीं गया। कौन गया? ये जो जितने पुराने मेंबर्स हैं सब गए इनके घर। एएस मेघवाल 2 बार गए, मदन कोहली वो खुद गए, उन्होंने बोला मैं स्टेप डाउन करता तुम आ जाओ, ये नहीं माने, बार बार एफर्ट करते रहे, नहीं माने। यहाँ तक ये बोल दिया था कि इसके ऊपर आप जो चेयरमैन का पद है उस पर आ जाइए, वो नहीं माने। 5 लोग एक ही फैमिली के हैं। सेक्रेटरी के पिताजी मेंबर हैं, सेक्रेटरी मेंबर हैं, भाई मेंबर हैं, भतीजा मेंबर है, चाचा मेंबर हैं। आपकी फैमिली के कितने लोग मेंबर हैं सीएयू में? मैं, मेरे पिताजी और मेरे चाचा। सर ये तो मेंबर शुरू से बने हुए हैं ना, आज के तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। हर स्टेट में अपने मेंबर्स होती हैं, तो शुरू से बने हुए हैं। कोई 2019 से तो नहीं बने, मेंबर्स तो पहले से बनते हुए चले आए थे। मुझे पीड़ा ऐसी बात की है कि जो बदनामी यहाँ पर हो रही है, जो लूट खसुट हो रही है, जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जो लोग FIR करवा रहे, मैं 10 लाख मांगे, मेरे लड़के को धमकाया, वो कह रहा तेरे लड़के खिलाने के इतने हैं। और हरियाणा में FIR लॉज हुई, वहाँ इंक्वायरी हो रही कि मैं 10 लाख रुपए दे के आया और मेरे साथ ये किया, मुझे यहाँ रोक दिया, और बाहर के प्लेयर को पैसे ले लगे खिलाने, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई यूपी का। तो अनियंत्रित सा हो गया, कोई कंट्रोल ना डर भय रहा। उन्हें पता जैसे अनाथ होता है, जैसे कोई कमज़ोर है उसकी गर्दन पकड़ लो, तो वो गर्दन माफियाओं के हाथ। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। सीएयू पर लग रहे आरोपों का सिलसिला सिर्फ वित्तीय गड़बड़ियों तक ही नहीं है। इसके पदाधिकारियों और सदस्यों पर भी कई अन्य गंभीर आरोप हैं, जिनमें क्रिकेट के नाम पर वसूली करने, जान से मारने की धमकी देने, प्लेयर्स के साथ मारपीट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे आरोप शामिल हैं। और ये आरोप नए नहीं हैं, बल्कि सीएयू को बीसीसीआई की मान्यता मिलने से पहले भी लगते रहे हैं। अप्रैल 2019 में देहरादून के रायवाला थाने में एक FIR दर्ज हुई थी। ये FIR दर्ज करवाई थी राजेंद्र सिंह चौधरी ने।
उनका आरोप था कि अंकित रावत नाम के एक ब्रोकर ने उनके बेटे को प्रदेश टीम में शामिल करवाने के नाम पर 11 लाख रुपए लिए हैं। ये मामला जब आगे बढ़ा और कोर्ट में गवाहियां होने लगी तो इसमें महिम वर्मा और पीसी वर्मा के नामों का भी जिक्र आया। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी और मेरे बेटे का नाम अंकित चौधरी है। वो महाराणा प्रताप स्कूल के अंदर 6ठी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक पढ़ा है और 6 नेशनल खेल चुका है। 6ठी क्लास से मैं बच्चे को ग्राउंड लेके जाता था, ग्राउंड से लेके आता था। 6ठी क्लास में कितनी उम्र थी? आज 23-24 साल का है। मैं हाथ पकड़ के ग्राउंड लेके गया, विकास नगर लेके गया, चंपावत लेके गया, कहाँ नहीं लेके गया उसे खिलाने के लिए। मैं ना बहुत पीड़ित हूँ और मैंने ब्याज पे आप जैसे से इन जैसे से अपने भाइयों से दोस्तों से कर्जा लिया और मैंने उसको दिया और 9,20,000 रुपया मैंने उसके भाई अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और 1,80,000 रुपये नगद दिया मैंने उसको। इसने वादा किया था कि मैं 11 लाख रुपए का खर्चा लगेगा और समय समय के अनुसार तुम्हें रसीदें दी जाएंगी और तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। उसने कहा कि आगे बढ़ता है, लोगों में बढ़ता है भाई। उसने ऐसा बोला था कि लोगों में आगे बढ़ता है पैसा। किस किस को उसने कहा था, किस किस को जाएगा, किस किस का? उसने सबसे पहले तो रत्नाकर सेठी के और ईश्वर अभिमन्यु और पीसी वर्मा का नाम लिया था। सीएयू के अधिकारियों के खिलाफ एक एफआईआर हाल ही में देहरादून के बसंत विहार थाने में भी दर्ज हुई है। इस एफआईआर में टीम के कोच मनीष झा, मैनेजर नवनीत मिश्रा, वीडियो एनालिस्ट पीयूष रघुवंशी, सत्यम शर्मा, प्रवक्ता संजय गुसाई, पारुल और सचिव महिम वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 भी, 323, 384, 504 और 506 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। ये एफआईआर दर्ज करवाई है वीरेंद्र सेठी ने। My name is Virendra Sethi. I am R.S. Sethi's father. I am a businessman. My son is a first class cricketer. He played India under-19 for 2 years continuously. At the age of 17, he scored half century in Vijay Hazare. He got selected in Indian under-19 team. जब ये आर्य को यहाँ से ले गए थे वहाँ पे रायगढ़ गुजरात से आगे जो है जगह है जहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे जो है इसको जो है सारी टीम को गाली गलौज कर रहे थे। ये पूरी टीम को आप यू कैन वेरीफाई इट, जितने सीनियर प्लेयर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, गाली गलौज कर रहे थे। तो इसके साथ इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया, इसको जो है गाली गलौज भी करी, इसके साथ मारपिटाई भी करी, इसको एक्सटॉर्शन की धमकी भी दी और कमरे में बुला के इसको बहुत वो किया। इधर से महिम वर्मा एंड कंपनी जो इसके सारे गैंग के जितने भी हैं उन्होंने जो है यहाँ से इसने जो है मुझे पे बहुत प्रेशर डाला कि मैं सेटल कर दूंगा। जब ये सारे क्रिएट किया इसने ये जो है, उसके बाद फिर ही डिमांडेड मनी कि मेरे को पैसे दे दो मैं सारा सेटल कर दूंगा। मैंने कहा कैसे? देन आई फाइल्ड एन एफआईआर। 13 तारीख को जो ये इंस्टांस हुआ, इन सब जितने भी इनके जितने भी हैं ये सब, इन सब के खिलाफ मैंने जो है एफआईआर लॉन्च करी। जो महिम वर्मा खुद मुझसे पैसे मांग रहा था, उसने खुद बोला कि मैं सेटल करूँगा सारी चीज़ें, आप पैसे दो। कितना पैसा? 10 लाख रुपए मांग रहा था ये। और इसके साथ के जितने भी हैं जिनका नाम ले रखा है वो सारे के सारे मिले हुए हैं। वो ब्रिजेश सिंह नामक एक माफिया है, डॉन है कोई यूपी का, उसका नाम लिया है इन्होंने। हमें क्या पता कि ब्रिजेश सिंह कौन है। वो पीयूष रघुवंशी कहता है मैं उसका भतीजा हूँ ब्रिजेश सिंह का, तेरी और तेरे बाप मार दूंगा। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। जो आरोप वीरेंद्र सेठी लगा रहे हैं उनकी पुष्टि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के प्रो प्लेयर रॉबिन बिष्ट भी करते हैं। नवनीत मिश्रा जो मैनेजर था, तो इसने ये सुबह 9:30 बजे आ गया हमारे रूम, चलो तुम्हें ऊपर बुला रहे हैं। ओके। इसके फादर का ना फोन आ गया था मेरे को कि एक बार देख लेना। तो मैं भी इसकी ये गया तो मैं भी डर के मारे पीछे पीछे में ऐसे गुस्से में कैसे आया बुलाने यार। ऊपर गया तो वो आवाज आ रही ऊपर से कि मैं हम तेरे को ये कर देंगे, हम तेरे को वो कर देंगे, या तेरे को खेलने नहीं देंगे। तो पीयूष रघुवंशी वहाँ पे बोल रहा है कि विजय सिंह जो है ना, जानता है उसे, उसका भतीजा हूँ मैं, तेरे को तेरे बाप को गोली पड़वा दूंगा। मतलब बोले गोली मारेंगे, ऐसे मतलब ऐसे शब्द थे। रॉबिन बिष्ट कैसे बता सकते हैं सही? रॉबिन बिष्ट की सारी डिटेल निकाल ली हमने। हल्के ऐसा नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं, बेवकूफ़ है।
जो जो उसने स्टेटमेंट दिए सारे कॉन्ट्रैक्ट निकाल के रख दिए मैंने। 5 तारीख हेयरिंग में कोर्ट में रख रहा हूँ मैं। रॉबिन मैच खेल रहा है, उसके सामने सब कुछ हो गया। हाउ डी उसको कैसे पता कि वहाँ ग्राउंड के बाहर क्या चल रहा है? वो उसका रूममेट नहीं है, रूममेट कोई और है, उसे क्या पता रूम में क्या चल रहा है? और बाकी प्लेयर, एक रॉबिन बेस्ट और बाकी जो प्लेयर कप्तान है जय बिस्टा, वो तो कह रहा मैं आगे स्टेटमेंट दे दूंगा अपना कर। एक टीम में 20 का स्क्वाड था, सिर्फ रॉबिन बोले ना, और बाकी भी नहीं बोले। रॉबिन बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? मतलब उनकी कुछ वेस्टर्न, सीधी सी बात है कि यहाँ का प्रो प्लेयर, वो यहाँ का प्लेयर नहीं है, जिसको डैमेज करना उनकी उसको ट्रेनिंग होगी। जो उसके अपनी वो बात है वो बोला, उसे क्यों बोला वो जवाब सकता क्यों बोला है। पर ये वाला मतलब ये आर्गुमेंट तो दोनों तरफ से दिया जा सकता है कि वो क्योंकि यहाँ का प्लेयर नहीं है इसलिए शायद बोलने में डरता नहीं है, जो यहाँ के प्लेयर्स हैं वो बोलने में डरते हैं इसलिए। अरे भाई यहाँ का सपोर्ट स्टाफ तो यहाँ का नहीं है, कोचेस तो यहाँ का नहीं है, बॉलिंग कोच यहाँ का नहीं है, क्यों उसको धमकाएंगे ये बताइए। टोटल वो बेसलेस है, उसका मारपीट नहीं हुई थी, वो मैच चल रहा था राजकोट में शायद मेरे हिसाब से, तो वो बैंक पीछे सो रहा था बेंच पे और हम लोग फाइट कर रहे थे, मैच क्रूशियल मैच चल रहा था वो। तो कोच ने उसको जाकर जगाया, 1-2 बार जगाया, जो नीरज झचकोरा जोर से उठ गया कि आप तो यहाँ सो रहा है, वहाँ मैच फाइट कर रहे हैं। उसको तो स्टोरी पता ही नहीं थी ना कि ऐसा हुआ है, उसने बताया कि पीछे सो रहा था, उसको जगाया तो उठा नहीं, तो झचकोर के उठाया। फिर तब मैंने लो कोच से बात कराओ, फिर कोच से बात करी, फिर उसके फादर से बात करी, तो फादर ने उसके कोच को धमकी दी। कोच पे फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा था, वो अदालत में दे चुके हैं, सब सुना के कि धमकी किसने किसको दी है। उसके बाद उसने मेरी माँ बहन की गाली दी मुझे। बीइंग सेक्रेटरी में से चुप रहे कि मैं सेक्रेटरी था, और हमने अगर इतना मैं पर्सनल होता तो मैं ही एफआईआर कर देता उस समय। अगर इतना मेरे को ना खिलाना होता, कुछ ना करना, तो मैं एफआईआर करता मैं। सर देखिए, ये जो केस आर एस सेठी वाला आप कह रहे हैं, ये केस माननीय न्यायालय में जो है चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, जो भी फैसला वहाँ से आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। अभी ये हेयरिंग में है, अभी ट्रायल पे है, तो इस पे तो मैं भी आपको बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस पे ज़रूर हम आपको देंगे। इस पे ज़रूर हम समय आने दीजिए आप, इस पे हम ज़रूर अपना जवाब देंगे। सीएयू पर पैसा लेकर सिलेक्शन करने के आरोप सिर्फ बाहर वालों ने ही नहीं बल्कि खुद एसोसिएशन के सदस्यों ने भी लगाए हैं। गोपनीयता की शर्त पर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने हमें एक ऐसा लेटर भी दिखाया जिसमें खिलाड़ियों से सिलेक्शन के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लेने के आरोप लगाए गए हैं। मैं कह रहा ना, बहुत सिस्टम जब ऊपर से बिगड़ गया तो नीचे जो चयन करता कौन से दूध के धुले, कमजोर लोग हैं ना, विल पावर नहीं, कोई दम नहीं, कोई ताकत नहीं उनकी, हाँ खिला लें, उनसे बात कर लो, वो सारा एक जगह सेंट्रलाइज हो गया। अब वो सेंट्रलाइज हो गया तो सारा पैसा जो बच्चों को संवारने में लगना था, जो उत्तराखंड के पहाड़ के बच्चे खेलते हैं, स्टेडियम नहीं है। जो हमने प्लान बनाया था कि हर जिले में स्टेडियम बनाएंगे, शुरू में प्लान बनाया था, ज़मीनों की बात भी मैंने की थी डीएम से भी, पॉलिटिकल लोगों से भी, तो वो प्लान तो सब एक तरफ रह गया। इसको खिलाना कितने लाख देगा, इसको खिलाना, और वो जो करोड़ रुपए आ रहा मेरा समझ पर, वो तो सब माफिया जिनको मैं कह रहा हूँ उनके सिंगन में पैसा, वो पैसा कमीशन के रूप में बैठे बैठे जो मैं समझता हूँ 30-40 लाख महीने का उनका बन रहा है। एक्चुअली क्या है, इनका पूरा नेक्सस है, ये 8-10 लोग हैं इनके साथ, जो मैंने नाम डाले हैं एफआईआर में, ये सारे नेक्सस है इनका पूरा का पूरा, ये पूरा सिंडिकेट है, ये सारा महिम एंड कंपनी गैंग है ये पूरा का पूरा। इसमें जो है कोचेस भी हैं, इसमें मैनेजर भी इन्वॉल्व है, इसमें वीडियो एनालिस्ट भी है, एक वीडियो एनालिस्ट है, वो सारी टीमों के साथ चलता है। मेरे को कई लोगों ने बोला कि भाई इन्हें पैसे वैसे दे के यार ये कर लो, तो मैंने कहा पैसे किस बात के देने भाई, जब हमारे बेटे में कैलिबर है हम किस बात के पैसे देंगे इसे। इन्होंने 30 मैच उसको जो है बाहर बिठाए रखा, टीम में रहते हुए उसको 30 मैच में इन्होंने बाहर बिठाया रखा। व्हाट डज इट मीन्स? मौका मिला नहीं मिला यार, ये तो आपको पता है, ये कप्तान और कोच का काम है, मेरा काम नहीं है। आप कप्तान होंगे, आप अगर मैच जीत रहे हैं, आप अपनी प्लेइंग 11 कभी नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप मैच जीत रहे हो। अब क्या करेंगे सर, पैसे वालों को यहाँ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ के लड़कों को यहाँ लिया जाता है, जिनका स्थायी प्रमाण पत्र ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
जब उससे पूछेगा नहीं उत्तराखंड का बच्चा कहाँ से खेलेगा, पैसे वाले का बच्चा आ रहा है यहाँ, जो क्रिकेट की एक सिस्टम को बना के बैठे हुए हैं, वहाँ के बच्चे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कि महाराणा प्रताप के, ना कि उत्तराखंड के बच्चे वो नहीं खेल रहे हैं, खेलने वाले बाहर के ही हैं। ये मई मरवा ने अपना वो सिस्टम चला रखा है। बिल्कुल ऐसे ही आरोपों के चलते सीएयू के खिलाफ गुड़गांव, हरिद्वार, हल्द्वानी और पौड़ी में भी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। बल्कि उत्तराखंड टीम के कोच रहे मशहूर खिलाड़ी और रणजी क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वसीम जाफर ने भी ऐसे ही आरोपों के चलते सीएयू से तौबा कर ली थी। उन्होंने कोच के पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाए थे कि सिलेक्शन में धांधली होती है और सिलेक्टर्स के साथ ही सचिव इसके लिए जिम्मेदार हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड कमेटी है, वो उनका काम है। वसीम जाफर ने क्या आरोप लगाया वो जाने। अगर हम लोग, एक मिनट, फेवरेटिज्म चलता तो क्या हम लगातार क्वालिफाई करते रहते? हम तो लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं। फेवरेटिज्म चल रहा तो पता चले कौन सा लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा है जो टीम में बना हुआ है, ये तो पता चल जाए। सीएयू पर एक आरोप यह भी है कि जिस क्रिकेट के खेल और खिलाड़ियों के बूते ये पूरा एसोसिएशन चलता है, उन खिलाड़ियों को नहीं सही भुगतान किया जाता है, नहीं उनके साथ सही व्यवहार होता है और ना ही उनका फेयर सिलेक्शन होता है। सर फेयर तो अगर होते तो सर शायद से मैं भी आज खेल चुका होता। मैं नहीं मानता फेयर सिलेक्शन होते हैं सर। मेरा नाम मुकेश रावत है। मैं बेसिकली उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ। आराकोट मेरा गांव है और मैं यहाँ पे खेलने के पर्पज़ से आया था देहरादून। अभी लास्ट 10 साल हो गए मेरे को देहरादून में रहते हुए, और मेरा मेन पर्पज़ ये था, जब से स्कूल किया है मैंने 10th, तो देहरादून आके मेरा यही ड्रीम था कि मैं उत्तराखंड टीम के लिए खेलूँ और आगे होप करूँ कि इंडिया टीम के लिए एक दिन खेलूँ। मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, सब सर 100 लोग होंगे सर, 100 लोग मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, उनमें से मैं भी 100 में से हूँ सर। लेकिन जब सिलेक्शन होता है सर, उन 15-16 जो 20 का होता है सर, चलो सर 1 साल होगा, मेरे से बेटर प्लेयर्स होंगे, सीनियर्स प्लेयर्स होंगे, उनको प्रायोरिटी दी गई है जिनका पहले से नाम है, ठीक है सर। बट सर मैंने भी अपना नाम बनाया, मैंने भी मेहनत करी है, मैंने भी सर बहुत धक्के खाए, बहुत सर हार्ड वर्क करा है, तो उसके बाद भी सर आगे चल के मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो सर मैं ब्रेक डाउन तो होऊंगा ही। और ये ब्रेक डाउन का रीज़न ही सर मेरा ये है कि मैं ईयरली ट्रायल पे ट्रायल देता रहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुए। लास्ट में क्या है सर, लास्ट में सर उम्मीद टूटती है, फैमिली को सर प्रॉब्लम्स होती है, मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि सर एक ही ड्रीम है सर, अगर वो पूरा नहीं होता है तो सर काफ़ी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ऑल ऑफ इंडिया में इनका एक जाल है, इनके अपने इंस्टीट्यूट बन गए जिसको बोलते हैं एकेडमी। सर वही बच्चे खेलेंगे और उसमें भी वही बच्चा खेलेगा जो ज़्यादा पैसे वाला है। अगर मैं परफॉर्म करता हूँ ना सर, तभी मैं बोल पाऊँगा सर। अगर मैंने सर परफॉर्म ही नहीं किया होगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा। और किस बेस पे बोलूँगा? अभी सर मैंने डिस्ट्रिक्ट लीग में कंटिन्यूसली डिस्ट्रिक्ट लीग हो रही है, लास्ट ईयर भी हुई थी, वो कोविड की वजह से बंद हो गई, पर उसमें भी सर मेरा परफॉर्मेंस ये था कि मैं नंबर 2 पे था बॉलिंग में, एंड मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर में भी नंबर 2 पे था, 1 पे था। तो सर यही हो रहा है कि इस ईयर भी मेरे सर काफ़ी विकेट्स थे, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जब टूर्नामेंट हुआ तो उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरे को यही रहा सर कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, क्योंकि सर मेरे को अब लगता नहीं कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है पूरी तरह से कि अब मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या क्या है, क्योंकि मैं थक गया हूँ सर मेहनत करते करते। अब मेरा बेटा क्या है, अब धक्के खा करके होटल लाइन चूज कर ली है उसने, यहाँ स्कोप है ही नहीं। आज गुड़गांव में ना होटल लाइन का काम सीख रहा है। होना चाहिए मेरा सिलेक्शन सर, मैंने करा है सर, ऐसा नहीं किया होता सर मैं आज आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, या मैं बोलता नहीं सर ये बातें, क्योंकि सर ये अपने से बोल सकता हूँ मैं सर, ऑन कैमरा मैं ये बात नहीं बोल सकता सर, क्योंकि ये सर मैं ही नहीं देखूँगा, लोग देखेंगे, तो बहुत से मेरे जानने वाले देखेंगे। अब मुझे तो पता है अपने बारे में, उन्हें भी मेरे बारे में पता होगा, तो सर उनको भी पता होगा कि मैं कैपेबल हूँ नहीं हूँ। कुछ क्रिकेट माफिया ऑल इंडिया के, उनकी गिद्ध दृष्टि पहले से थी, पहले से उनकी घूसपैठ थी, जिन्होंने यूपी बर्बाद किया। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्रिकेट को, वही माफिया अप्रत्यक्ष रूप से मेरी जानकारी में यहाँ घुस गई। वही माफिया सेलेक्टर भेज रहे, वही माफिया मैनेजर भेज रहे, वही माफिया लोकपाल भेज रहे। मैंने कहा भाई कहाँ से आ रहे, कौन है लोग? ऑल इंडिया में ओपन टेंडरिंग व्यवस्था करो, इन्वाइट करो, जो भी इम्पार्शियल उसको रखो। हाँ साहब हाँ,
लेकिन ये नए लोग थे, पता कुछ था नहीं, दुनिया का देखा कुछ है नहीं, और उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया, क्या कर दिया। I won't take the names of the players, लेकिन आपको इतना बता दो, जितने लोगों से बात हुई ना, वो बोला भाई उत्तराखंड से तो हाथी छुड़वा लो। कभी ये वसीम जाफर का केस हो जाता है, कभी ये कोच के गाली गलौज का केस हो जाता है, फिर ये कभी इनका करप्शन का केस हो जाता है। बोलते भाई यार चल क्या रहा है, इनको हटते क्यों नहीं हो इन लोगों को? ऐसे बात करते हैं लड़के। जब हम केरला गए थे तो वहाँ पे राजस्थान की टीम थी, वहाँ पे वो भी खारी थी, दोनों टाइम का मील उनका भी फ्री था, इनफैक्ट तीनों टाइम का मील फ्री था, प्लस उनको 1000 रुपीज डीए पर डे दिया भी जा रहा था। जो कैश लेके आ रहे थे वो मेरे सामने की बात है, क्योंकि मेरी पिछली टीम राजस्थान थी, मैं 6 साल कैप्टन रहा हूँ उधर का। उस टीम को मैंने कंधे पे लेके सींचा है मैंने, मतलब क्या नहीं किया उस टीम के लिए। तो लड़के सब मेरे साथ के खेले हैं मेरे। तो एक लड़का लेकर आ रहा था पैसे, तो मैंने पूछा अरे इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था? तो बोलता भैया 27 डेज का 27,000 रुपीज मिला है हमको। ओके। मैंने कहा फॉर व्हाट? बोलते कि डीए है हमारा। मैंने कहा यार तुम्हारी तो तीनों मील फ्री है। बोलता हाँ, यहाँ तो पैसे दिए भी नहीं है और पहले ही बोल देते हैं स्विगी जोमेटो से मंगा लो। वही 100 रुपये का जो बता रहे हैं वो सारा उसके अकाउंट में आए हुए हैं। और सीनियर प्लेयर्स ने भी कहा आप कप्तान ने मेल करिए, बीसीसीआई में मेल करिए। ये ग्रांट जिनको डीए दिया गया वो बीसीसीआई ने डायरेक्ट दिया है, डायरेक्शन वहीं से थे। 1200 रुपये अगर किसी का डीए है और उसको मील्स दे रहे हैं, मील्स मान लीजिए उसकी 800 रुपये की हुई, तो बाकी जो 400 रुपये है और जितने दिन का है वो उसके अकाउंट में गया है। 100 रुपये तो बात ही नहीं है। उत्तराखंड में क्रिकेट के साथ हो रहे इस खेल की कहानी इसलिए भी निराश करती है क्योंकि 2 दशक के इंतजार के बाद जब प्रदेश को बीसीसीआई की मान्यता मिली भी, तब भी यहाँ पहाड़ों में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं हुआ। पहाड़ों में स्टेडियम बनना तो दूर, बीते 3 सालों में बीसीसीआई से करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी पहाड़ों में कोई कैंप तक नहीं लगाए गए। जीरो पहाड़ के लिए जीरो। क्रिकेट कहीं नहीं चल रहा है। क्रिकेट चल रहा है मेरठ के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, दिल्ली के लिए, प्लेन्स के शहरों के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जहाँ जहाँ से बच्चे खेलने आ रहे हैं। कोई डोमिसाइल प्रक्रिया लागू नहीं है आपके प्रदेश में। 1 साल 2 साल से ऊपर का बच्चा जिसको 2 साल कोई कहीं भी एडमिशन ले लेता है। आप डोमिसाइल लागू करते, हमने हर बार रखा, जब भी मीटिंग में हमने बोला भाई डोमिसाइल लागू करो, आपने डोमिसाइल नहीं करा। कोई बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे पास चेक करने के। अब टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी कहाँ का बच्चा आएगा? कभी भी नहीं आ सकता बच्चा। जब तक ये संस्था रहेगी तब तक किसी का भला नहीं हो सकता। पहाड़ में क्रिकेट का कोई भला नहीं होता जब तक इस तरह के लोग इन्वॉल्व रहेंगे संस्था में। पहाड़ों में कहाँ कैंप करेंगे? जगह कहाँ है? कैंप्स करा कैसे कराएंगे बताइए? कैंप्स के कितने प्रोविजंस होते हैं? क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वो है पहाड़ पे? तो आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप सर टाइम लगता है। आपको ऐसे मिले हुए मैं विजिट कर चुका हूँ। मैं विजिट कर चुका हूँ। गवर्नमेंट से हम एक स्टेडियम मांग रहे हैं, वो उनको मिल नहीं रहा है। राजीव गांधी ये मिल जाए तो आप सोचिए भाई कितनी समस्या ये भी खत्म हो जाए। ये मिलेगा तो ऑब्वियसली वो हल्द्वानी का अपना मिल जाएगा, गवर्नमेंट के भी पीछे छूट जाएगा। वो तो दें। आप सोचते हैं ये है कि पहाड़ों में मतलब उत्तराखंड में ठीक है कि डोमिनेंस है 3 या 4 मैदानी जिलों का, लेकिन पहाड़ के बच्चों को क्रिकेट में प्रमोट करने के लिए अभी तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने क्या काम किया? ये बताइए पहाड़ के बच्चे का मतलब क्या होता है? ये बताइए यार आप मुझको। ये पहाड़ के बच्चे नहीं खेल रहे इसमें क्या? पहाड़ के बच्चे का मतलब है कि जो पहाड़ में ही है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, जो यहाँ का बच्चा है, पहाड़ मूल का बच्चा देखिए, जो देहरादून देखिए हर चीज का एक टाइम लगता है यार। आप 3 साल मिले, 2 साल कोरोना खा गया। मैं इतनी विजिट कर चुका हूँ। एक जगह मुझे कुछ जमीन से दिख गया, मैं बोल के भी आया, मैंने कहा इसका आप बात कर लो, फाइनल बात करने के लिए मैं आ जाऊँगा। बाकी जो पहाड़ का बच्चा है, हमारी टेरेस सिक्योरिटी बना रखी है, वो जाएगी। जो बच्चों को वहाँ से वो लेकर यहाँ पे आएंगे। क्रिकेट के लिए अपने भविष्य का, बच्चों का भविष्य खराब ना करें। उत्तराखंड के अंदर अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। क्रिकेट ना सिखाएं, बॉक्सिंग सिखाएं, सिंगल फाइटिंग सिखाएं, कुश्ती सिखाएं, रेसिंग सिखाएं। ये उत्तराखंड का भविष्य है। क्रिकेट का भविष्य उत्तराखंड के पास है ही नहीं। सर बड़ा दुख होता है सर कि आज की डेट में सर हम जा नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि सब ये पूछते आप करते क्या हो। हमें बोलते क्रिकेट खेलते हैं, तो सब ये पूछते क्या खेला है आपने। तो हम ये बोल नहीं सकते सर हमने क्या खेला। हमें बोलते हैं लोकल टूर्नामेंट खेला है, वो तो कोई भी खेल लेता है। तो इतनी साल मेहनत करिए सर, वो कोई नहीं देखता। आपने अगर कुछ खेला है, आपको अगर चेस्ट पे लगा है ना, स्टैम्प लगा है, तो सर आप तभी प्लेयर माने जाते हो। बहुत लोगों की मेंटलिटी है, लेकिन आपने कितना हार्ड वर्क करा है, कितने प्रैक्टिस करी है, क्या क्या फेस झेला है सर, वो कोई नहीं देखता सर। और कुछ लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है वो
क्रिकेट में खेलना शुरू कर दें, मैं उनका नाम लूँ, वो उनका भविष्य खराब हो जाए। बहुत लोगों से पैसा लिया हुआ। आपने मुझे ढूंढा है ना, मेरे जैसे कितने भाई होंगे जो अपने बेटे के कारण लुटे बैठे होंगे।